नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट विद गोलू में आपका स्वागत है। ट्यूटोरिया टेस्ट 5000 MCQ बुक का सॉल्यूशन नंबर सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं थी? ठीक है, ऑप्शन ए, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। ऑप्शन बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होती थी। ऑप्शन सी, देशी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी। ऑप्शन डी, कंपनी की सेवा का खर्च रियासत उठाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं होगी। यह विशेषता नहीं थी, शासन के अधीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? देखिए, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? ठीक है, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या था? बात है दोस्तों 1878 की। 1878 में जो भारत के गवर्नर लिट्टन बने, कौन बना? लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक प्रेस लाया कि जितने भी समाचार पत्र हैं, ठीक है, जितने भी समाचार पत्र हैं वो जो क्षेत्रीय भाषाएं अथवा हिंदी में छपते हैं उनको बंद किया जाएगा। इसलिए वो करना ऐसा चाह रहे थे क्योंकि उसके कारण पत्रिकाओं के कारण भारत के लोगों में एक आक्रोश पैदा किया जा रहा था अपने देश के प्रति एक राष्ट्रीयता की भावनाओं को पैदा किया जा रहा था। तो उसी चीज़ को दबाने के लिए एक एक्ट के तहत लिट्टन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जितने भी हिंदी के पत्रिकाएं थीं वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये जो 1878 में लिट्टन इसको क्या लाए थे, लेकिन इसके बाद जस्ट इसके उपरांत लॉर्ड रिपन जब शासन बने तो इसको रद्द कर दिया गया 1882 में। 1878 में लिट्टन लाते हैं और 1882 में रिपन इसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है निम्न में किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भरत मिहिर। क्या हो जाएगा? भरत मिहिर। इसका ऑप्शन बी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन बी। और कुछ पत्रिकाएं थी जैसे सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश, डक्का, अमृत बाजार, ठीक है, अमृत बाजार, ये सब पत्रिकाओं पर भी कार्रवाई किया गया था। तो इसमें ऑप्शन एक भरत मिहिर दिया है, इसके कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? जो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र था वो किसके द्वारा संपादित किया जाता? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। वही मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, अब इनके कुछ बुक के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो ऑप्शन डी में दिया है चित्रंजन दास, इनको क्या बोलते हैं? देशबंधु। क्या बोलते हैं? देशबंधु। ठीक है, देशबंधु, ये कंफ्यूज मत हो जाएगा। एक है देशबंधु, एक है दीनबंधु, दीनबंधु और देशबंधु। दीनबंधु बोलते हैं CF एंड्रूज, उसको CF एंड्रूज को बोलते हैं दीनबंधु, और देशबंधु बोलते हैं चित्रंजन दास को। किसको बोलते हैं? चित्रंजन दास। तो कुछ दिन पहले बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ इनके बुक का देख लेते हैं, जिनका बुक कौन कौन से बुक है वो देख लेते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का बुक का नाम था द नेशनल हेराल्ड, इनका बुक का नाम है। नेक्स्ट, और इनके बुक का नाम देख लेते हैं, भारत की खोज, इन्हीं का बुक का नाम है। नेक्स्ट, इनका बुक का एक और नाम है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ठीक है, ओल्ड लेटर, इन्हीं का बुक का नाम है। तो दो बुक का नाम ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर और एक भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, ए इनके बुक का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक हुई थी? ठीक है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक हुई थी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल। बंगाल में हुई थी सबसे ज़्यादा। ये क्यों हुआ था? ये देखिए बात ऐसा बाल हत्या, भ्रूण हत्या जिसको हम लोग बोल सकते हैं बाल हत्या, तो वो स्टार्टिंग से ही शोषण सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? बंगाल में। सबसे स्टार्टिंग में कहाँ हुआ? बंगाल में ही सबसे ज़्यादा शोषण हुआ था। तो लाजिब सी बात है कि वहीं पर होगा, बंगाल में ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल। नेक्स्ट, रेशमी रुमाल षड्यंत्र क्या था? ठीक है, इसका 5 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, रेशमी रुमाल षड्यंत्र क्या था? सबसे पहले देखते हैं रेशमी रुमाल षड्यंत्र हुआ कब था? 1933 में हुआ था। 1933 1920 इसी के बीच में हुआ था, इसी के बीच में हुआ था। तो पूछ रहा है इस रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित था? इसका ऑप्शन हो जाएगा रेशमी मोहम्मद, ऑप्शन बी मोहम्मद उबैदुल्लाह सिंधी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किए गए थे? 6 नंबर क्वेश्चन का जो असहयोग आंदोलन था वो किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ठीक है, देखिए सबसे पहले जब कांग्रेस का जब स्थापना हुआ, ठीक है, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, तो ये तय किया गया कि हर एक साल इसका क्या होगा? वार्षिक अधिवेशन होगा। ठीक है, हर एक साल वार्षिक अधिवेशन होगा। बीच में कुछ एक विशेष अधिवेशन भी होते रहता था। तो वार्षिक अधिवेशन, वर्ष के अंत में एक बार अधिवेशन होगा, यानी कि हम सब लोग जितने भी इसके लोग हैं सब एक बार बैठेंगे। तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है असहयोग आंदोलन कब चला था? असहयोग आंदोलन चला था टोटल, ये चला था 1920 को। कब चला था? 1920 को। तो इस आंदोलन के प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्राप्त हुए थे? तो ये नागपुर अधिवेशन। इसका क्या आंसर होगा? इसका नागपुर अधिवेशन में इसके प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। कौन थे? विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नागपुर अधिवेशन के। और इस पर कोलकाता अधिवेशन दिया हुआ है। कोलकाता अधिवेशन के बारे में देख लेते हैं क्या है। कोलकाता अधिवेशन में क्या हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 1928 में ही कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आप जो पहले क्वेश्चन में देखे होंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 में, वही जो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र चालू किए थे वही इसके अधिवेशन में अध्यक्षता भी किए थे। अब कानपुर अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, देख लेते हैं इसको क्या था। कानपुर अधिवेशन 1925 में जो एकमात्र भारतीय महिला जो इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला जो अध्यक्षता की थी और जिसका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। क्या नाम था? सरोजिनी नायडू। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली भारत की प्रथम महिला, तो सरोजिनी नायडू। कब? 1925 को। अगर पूछेगा कि कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, तब प्रथम महिला पूछेगा तब हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा। कब की थी? 1970। कब की थी? 1970। कोलकाता अधिवेशन। कब की थी? कोलकाता अधिवेशन। अब एक कौन? प्रथम महिला। अगर भारतीय पूछेगा तब सरोजिनी नायडू मारते हैं। ठीक है, सरोजिनी नायडू कब की थी? सरोजिनी नायडू की थी आपको 1925 को। कहाँ हुआ था? कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहला यह एक बंद तंत्र होता है? नहीं, एक बंद नहीं होता। सबसे पहला ही गलती है, बंद नहीं, खुला होता है। कैसा होता है? खुला, ओपन होता है। क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बी में जाते हैं। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। हाँ, प्राकृतिक होता है पारिस्थितिकी। यह एक कार्यशील इकाई है। हाँ जी, ये भी सही है। इसका क्या हो? कौन सही नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्या होता है? बंद नहीं, खुला होता है। क्या होता है? खुला होता है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं क्या है अगल जिसके। देखिए, एक क्वेश्चन जानने से नहीं होगा कि हम इनमें में कौन सा परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है। इसके सराउंडिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको जान लेते हैं, क्योंकि दिक्कत फिर ना हो। ठीक है, देख लेते हैं परिस्थितिकी तंत्र। इसका परिस्थितिकी तंत्र का खोज किसने किया था? तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है आर्थर टेंसन। क्या? आर्थर टेंसले।
यानी कि अगर 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 तंत्र लग गया, पारिस्थितिकी कहता तो इसका आंसर कुछ और होता। पारिस्थितिकी तंत्र बोल रहा है तो टेंशन ले लेना है। क्या लेना है? टेंशन। टेंशन तंत्र मंत्र हो गया तो टेंशन लेना है, आर्थर टेंशन। ठीक है, टेंसले बोलते हैं, ऐसे याद करने के लिए बताते हैं। अगर केवल पारिस्थितिकी रहता, तंत्र न रह के, देखिए यहाँ पर लेते हैं पेज, केवल पारिस्थितिकी रहे, तंत्र नहीं रहे, केवल पारिस्थितिकी बोले, तब इसका आंसर क्या होगा? हैकल, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकल, हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी का अर्नेस्ट हैकेल, पारिस्थितिकी तंत्र का तब टेंशन लेना है, आर्थर टेंशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे ही अगल बगल के सराउंडिंग जानिएगा, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? ठीक है, जैविक हॉट स्पॉट, देखिए भारत में टोटल कितने जैविक हॉट स्पॉट है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, भारत में टोटल 4 है। कितने हैं? 4 जैविक हॉट स्पॉट है। सबसे पहला सुंदरबन, सॉरी माफ़ कीजिएगा। सबसे पहला देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहला देख लेते हैं हिमालय, जो पूर्वोत्तर हिमालय है वो। सेकंड देख लेते हैं पश्चिम घाट, पश्चिम घाट, ये जैविक हॉट स्पॉट देख रहे हैं। ठीक है, भारत के। उसके बाद है इंडो बर्मा। ठीक है, और वो जो 4th नंबर है, नेक्स्ट पेज पे 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर जो है वो है सुंडालैंड। कौन है? सुंडालैंड। टोटल देख लें कितने? 4। भारत में सबसे पहला कौन था? सबसे पहला देखे थे हम लोग, क्या था वो? सबसे पहला था हिमालय। क्या था? हिमालय। सबसे पहला हिमालय, सॉरी, सबसे पहला हिमालय था। सेकंड था सुंडालैंड, थर्ड था वेस्ट घाट यानी कि पश्चिम घाट, और 4th नंबर था इंडो बर्मा। इंडो बर्मा यानी कि इंडिया और बर्मा का जो क्षेत्र है, बर्मा यानी कि म्यांमार का, उसके बारे में कह रहा है। तो ये 4 हॉट स्पॉट हैं। अब आपको इसका आंसर खुद बता सकते हैं। इनमें कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट नहीं है? जैविक हॉट स्पॉट है, इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम घाट, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपको बताया था पश्चिम घाट। थार नहीं है, सुंदरबन नहीं है, लद्दाख नहीं है, इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ठीक है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? देखिए क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण, सूर्य के विकिरण की महत्वपूर्ण, वैसा चक्र जो सूर्य के सन के द्वारा चले, वैसा चक्र जो सन के द्वारा चले, उसका सन ही मेन हो, तो वैसे चक्र को क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, सॉरी जल चक्र। क्या हो जाएगा? जल चक्र। आपको पता है जल चक्र इसका कैसे होगा वो समझ लीजिए। जैसे ये पानी है, क्या है? पानी है, ये पानी है, सूर्य का प्रकाश लगेगा तो इसका क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा ना, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के बाद क्या होगा? इसमें संघनन होगा। क्या होगा? संघनन, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं। संघनन के बाद इसमें क्या होगा? वही पानी कहाँ आ जाएगा? फिर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? उसको वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। तो पानी का पहले वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, और फिर क्या होगा? रेन के रूप में हो गया। तो वाष्पन, उसके बाद संघनन, उसके बाद क्लाउड बना, क्लाउड की वर्षा हो गई। तो क्या हो गया? एक चक्र हुआ ना, चक्र, इसको बोलते हैं हम क्या? जल चक्र। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। ये है वाटर साइकिल। तो यही बोल रहा है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किसके द्वारा हुआ? तो सूर्य के द्वारा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सौर चक्र। क्या बोलते? सॉरी, जल चक्र बोलते हैं। किसका चक्र चला? जल का। किसके द्वारा चला? सूर्य के विकिरण के द्वारा, सूर्य की किरण के द्वारा। नेक्स्ट, समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे, देखिए सबसे पहले गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि संघ में स्त्रियाँ आएँ। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि स्त्री शामिल, लेकिन अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर वो ऐसा काम किए। ठीक है, एक परम शिष्य उनका था आनंद के कहने पर वो ऐसा काम किए थे। ठीक है, और वैशाली में, कहाँ? वैशाली में, एक वैशाली जगह था, बिहार के वैशाली जिला, वैशाली में ही वो शामिल किए थे। ठीक है, और एक कुछ देख लेते हैं इसके अगल बगल। एक ऑप्शन बी में श्रावस्ती दिया होगा, इसका आंसर वैशाली होगा। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो कहाँ दिए? और श्रावस्ती में। ठीक है, क्योंकि वो वर्षा ऋतु के समय श्रावस्ती में ज़्यादा रुकते थे। ठीक, पता है आपको कि वो 2 या 3 मंथ वर्षा ऋतु में कहीं नहीं जाते थे, तो अब हमेशा कहाँ रुकते थे? श्रावस्ती में। तो उपदेश भी सबसे ज़्यादा कहाँ दिए? श्रावस्ती में। ठीक है, इसका
नेक्स्ट एक ऑप्शन डी में दिया है पावापुरी। देखिए पावापुरी के बारे में जानते हैं क्या है पावापुरी के बारे में। तो पावापुरी में यहाँ पर महावीर की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? महावीर स्वामी, वही महावीर स्वामी जो जैन धर्म जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, ठीक है। और राजगिरी देख लेते हैं। ये गौतम बुद्ध के समय ये मगध की राजधानी थी। राजगिरी जो था गौतम बुद्ध के समय मगध राजवंश, ठीक है, मगध राजवंश की राजधानी थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिव्रज, उसी का नाम है, ठीक है। चारों देख ले। इसका 10 का आंसर क्या होगा? वैशाली। किसका? वैशाली। वैशाली किसके? अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में ही अनुमति दी थी, ठीक, उनका मन नहीं था ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? देखिए तापांतर का मतलब होता है ताप में अंतर। अगर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, रात को पूरा ठंडा हो गया, क्या होगा? रात को ठंडा हो गया तो क्या हुआ? ताप में अंतर। ताप यहाँ पर एक बार 40 डिग्री था और एक ही बार यहाँ पर आ गया कितना? माइनस में। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझिए नहीं, 5 डिग्री। तो क्या हुआ? ये 35 का अंतर क्या है? एक दैनिक तापांतर है ना तापांतर। तो वो कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो कहाँ होता है भाई पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ होता है? मरुस्थलीय में। देखिए क्या होता है आपको बता देते हैं, एक चीज़ समझिएगा। जो लैंड होता है, लैंड बहुत जल्दी ठंडा होता है और बहुत जल्दी गर्म भी होता है। किसके अपेक्षा? पानी के अपेक्षा। किसके अपेक्षा? पानी के अपेक्षा। पानी के अपेक्षा जो लैंड होता है बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। आप देखिएगा, आप छत पे 1 लोटा पानी रख दीजिए और कुछ 1-2 घंटा छोड़ दीजिए, फिर भी उतना गर्म नहीं होगा। लेकिन वही छत पे अगर 1-2 घंटा धूप उग जाए तो वो छत क्या होता है? फर्श हम लोग का पैर जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये गुण है कि जो चीज़ बहुत जल्दी, जैसे कि लैंड क्या होता है? लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो इस कारण से यहाँ पर देखिए पूर्वी घाट। अब इसका आंसर पूर्वी घाट क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्वी घाट जो है उसके तट है यानी कि क्या है? समुद्र है तो क्या है? पानी है। तो पानी क्या होता है? लेट से ठंडा होता है, लेट से गर्म। अगर सुबह में धूप लगा तो उसको 2 बजते फिर क्या हो जाएगा? पूरा गर्म होने की अवस्था में रहेगा, तब तक क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, उतना अच्छा से गर्म नहीं हो पाता है। अंडमान निकोबार में पानी है। बात रही लद्दाख का, लद्दाख क्या माउंटेन एरिया है तो ज़्यादा वहाँ सूर्य का प्रकाश वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है। लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ बालू ही बालू है तो क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? दैनिक तापांतर ज़्यादा होगा। रात में क्या हो जाएगा? ठंडी लगने लगेगा और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगा। तो एक तापांतर, दैनिक तापांतर, दिन और रात के जो अंतर होते हैं, ताप में जो अंतर उसको दैनिक तापांतर बोलते हैं, वो ज़्यादा होने लगता है। कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 3 जनवरी को अवसर की घटना होती है तो पूछ रहा है इसमें कौन कौन स्टेटमेंट दिया हुआ है। ए, इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। बी, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। इस दिन पृथ्वी पर, ऑप्शन सी, इस दिन पृथ्वी पर सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन डी, इस दिन पृथ्वी के सूर्य की दूरी सबसे अधिकतम होती है। देखिए अवसर उपसर क्या होता है वो समझ लीजिए एक बार में। इसके सराउंडिंग आज के बाद जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए मानिए ये सन है, क्या है? ये सन है, ये सन हो गया। सन के राउंड कौन कर रहा है? अर्थ कर रहा है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक बार समझ लीजिए फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। एक बार समझ लीजिए, ठीक है। इस सन है ऐसे 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 ऐसे। तो देखिए जब घूमने के क्रम में कभी तो ऐसा समय आता होगा, क्योंकि ये जो है ऐसे घूमने के क्रम में देखिए यहाँ पर बनाते हैं। एक बार अर्थ यहाँ होता है, एक बार यहाँ अर्थ होता होगा, ठीक है। तो एक क्या हो गया? ये दूर को दिखा रहा है, क्या है? दूर है। ये क्या है? नज़दीक है। तो जब सूर्य से क्या हो? दूरी ज़्यादा हो। क्या हो? जब सूर्य से दूरी ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। अब जब सूर्य से नज़दीक देखिए है तो इसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। ऐसा समझ में, इसको बोलते हैं उपसौर, इसको बोलते हैं अपसौर। इसी को बोलते हैं पेरीहेलियर और एपीहेलियर, ठीक है। ध्यान रखिए कभी कभी इंग्लिश भी पूछ देता है कौन पेरीहेलियर है कौन एपीहेलियर है। तो ये जो चीज़ होता है, जो सबसे दूरी होती है, सूर्य से सबसे दूरी होती है और सबसे नज़दीक होता है, तो सबसे दूर जब होता है तो जुलाई में होता है। कितना? 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। और ये सबसे नज़दीक होता है, ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। सबसे नज़दीक कब होता है? 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। तो इसको बोलते हैं, जब दूरी होगा तो उसको बोलेंगे अप मतलब ऊपर यानी कि ज़्यादा दूरी है तो इसको बोलते हैं अपसौर। और उप यानी कि कम दूरी है तो इसको बोलते हैं उपसौर। तो यहाँ रहेगा तो इसको उपसौर और यहाँ रहेगा तो अपसौर। तो एक कब होता है? 4 जुलाई को। एक कब होता है? 3 जनवरी को।
तो अब देखते हैं इसका आंसर, आप खुद बता भी सकते हैं इसका क्या होगा आंसर। अब देखिए आंसर, इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, बिल्कुल नहीं। इस दिन पृथ्वी पर सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, हाँ इसका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दूरी न्यूनतम होती है। देखिए एक ऑप्शन दिया है, इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। देखिए पृथ्वी पर जो दिन रात बराबर होता है वो कब होता है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो इक्वेटर है, ठीक है, एक टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जो सन है, सन इन तीनों ऊपर से 23.5 नॉर्थ से 0 डिग्री और 23.5 इसी के बीच में सालों भर रहता है, इसी के बीच में। तो ये रहने के क्रम में देखिए यहाँ होता है जून में, अभी देखिए कुछ दिन आने वाले जून में 21 जून को कहाँ रहेगा? यहीं पर, ठीक है। उसके बाद 23 को और 22 को, ठीक है। 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर में कहाँ चला जाएगा? इक्वेटर पे। सितंबर के बाद फिर 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को कहाँ चला जाएगा? फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाएगा। तो जाने के क्रम में एक बार तो इक्वेटर पे आया, फिर इसके बाद जब इधर से लौटेगा तो फिर लौटेगा इधर से, तो फिर चल जाएगा। फिर कब चल जाएगा? 21 मार्च को। दिसंबर में 3 जुड़े, कितना? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो क्या आ जाएगा? मार्च आएगा। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को कहाँ रह रहा है? दिन रात पृथ्वी पर कब बराबर हो रहा है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को, दो ऐसा डेट है जब क्या होता है? दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि बीच में होता है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन इसका तो इसका क्या हो जाएगा? अगर इसका देखें तो कब होता है? ऑप्शन अगर ए का देखें तो इसका कब होगा ऐसा स्थिति? तो ये हो जाएगा सितंबर 23 को और 21 मार्च को। 21 सितंबर हो जाएगा ये, अभी मार्च हो जाएगा। अब समझ में आया इसका आंसर? हाँ। तो आप देखिए कि एक क्वेश्चन दिया था, मैंने इसके 8 क्वेश्चन आपको बता दिया, अभी से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब पूछा है कि सूर्य की दूरी सबसे अधिक कब होगी? तो ऑप्शन डी का क्या आंसर हो जाता है यहाँ पर? 4 जुलाई रहता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कौन सी भूकंप तरंगे 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? देखिए जो भूकंप तरंगे होती हैं 3 टाइप की होती है। कितने? 3 टाइप के जो भूकंप तरंगे होती हैं, पेज ले लेते हैं। भूकंप जो होता है, जो भूकंप तरंगे होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। एक होता है पी, एक होता है एस और एक होता है एल। 3, पी को बोलते हैं प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, इसको लव, ठीक है, लव वे, जिसको एल को बोलते हैं लव वे, ठीक है। 3 टाइप का होता है। जो प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है, वो तीनों में गमन करता है। तीनों कहने का मतलब कि ठोस, द्रव और गैस, तीनों में। जो प्राइमरी वेव होता है जिसको पी तरंग बोलते हैं, वो तीनों में गमन करता है। जो एस होता है इसको द्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय, यानी कि द्वितीय तरंग है, सेकेंडरी है। ये केवल ठोस में, कब कहाँ जाएगा? केवल ठोस में जाएगा। और जो एल होता है ये सतहीय तरंग। देखिए एल को क्या बोलते हैं हम लोग? जो एक पी हो गया, एस हो गया, एल एक सतह तरंग है, सतह पे चलता है, ठीक है, सतह पर। तो आप सोचिए कि जो विनाशकारी कौन होगा? अरे धरती के अंदर जो चल रहा है केवल ठोस, द्रव, गैस में, वो तो है ही, लेकिन जो सतह पे है, सतह यानी कि सरफेस पे है, तो पृथ्वी के सरफेस पे सबसे ज़्यादा एल चलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत विनाशकारी होता है, सतही तरंग होता है, सतह तरंग होता है, तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। तो समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल। आप समझ गए होंगे कि पी प्राइमरी वेव को बोलते हैं, ये केवल ठोस, द्रव, गैस तीनों में जाता है। ठोस में भी जाएगा पी, द्रव में भी जाएगा और गैस में भी जाएगा, तीनों में। एस केवल ठोस में जाता है और एल जो है सतही तरंग होता है। इसका एक और नाम है, एल तरंग को सतह तरंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये एल होता है जो सतह तरंग भी नाम दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल। ऑप्शन सी एल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। बोल रहे हैं इनमें कौन सा सुमेलित है? ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और चाइना, ऑप्शन दिया हुआ है। रेड क्लिफ रेखा भारत और चाइना सही है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान सही है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन कथन सुमेलित है। रेड क्लिफ भारत और चाइना, सॉरी हमने लिखा कौन सही नहीं, सॉरी बोल रहा है कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित रेड क्लिफ भारत और चीन, नहीं, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान, ठीक है, ऑप्शन गलती है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, नहीं, डुरंड रेखा भारत पाकिस्तान है, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। और कुछ क्षेत्र है हम लोग का उसमें वो लेता भी है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, हाँ मैगिनोट सही है। हिडनबर्ग रेखा
हिडेनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम, नहीं, हिडेनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम नहीं होगा, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड कहाँ हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड में होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन से पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, सबसे लंबी, इसका आंसर हो जाएगा एंडीज, क्या हो जाएगा एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी है, ऑप्शन डी लेते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा एंडीज। देखिए ऊंचाई में तो सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट है, लेकिन थोड़ा लंबाई में देख लेते हैं कौन कौन कैसे कैसे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एंडीज ये सबसे बड़ा होगा, उससे ज़्यादा एंडीज ज़्यादा रॉकीज होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा जो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उससे ज़्यादा क्या होगा, उससे ज़्यादा फिर हिमालय, ठीक है। तो एंडीज कहाँ पड़ेगा, साउथ अमेरिका में पड़ेगा। रॉकीज कहाँ पड़ेगा, रुकिए फ्रेश पेज लेते हैं। जो एंडीज है एंडीज पड़ेगा आपको साउथ अमेरिका, जो रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, ठीक है। और हिमालय जो है आपको पता ही है हम लोग का हिमालय, जो भारत, नेपाल, ठीक है, ये सब, ये कोई एक देश फिक्स देश में नहीं है, ठीक है। फिक्स ऐसे इसको कॉन्टिनेंट बोलना है तो कॉन्टिनेंट आप बोल दीजिए एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया में चल सकता है, लेकिन हम मेनली भारत के तौर पे ऐसा एशिया लिखना सही होगा, ठीक है, एशिया लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे लंबा एंडीज, उसके बाद रॉकीज, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके बाद हम लोग का हिमालय, ठीक है। और अगर सबसे ऊंचाई पूछे तो हिमालय में एक चोटी, इसका नाम माउंट एवरेस्ट, 8850 ये सबसे ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊंचाई पूछे तब, ये लंबाई पूछे तो इसके कारण ये होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया एंडीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, ठीक है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बॉल, क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, बॉल में क्या दिया, भारत 16 का बॉल हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक लाया गया था, किसमें 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक लाया गया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन डी दिया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें कुछ चेंजिंग किया गया था वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, क्या है, प्रत्यक्ष राज्य में प्रत्यक्ष निर्वाचन लाया गया था। उसके बाद संघ सूची, हम लोग जो सूची है जो अनुसूची 7 में, माफ़ कीजिएगा थोड़ा स्क्रीन छोटा है करने से नहीं हो पा रहा अच्छा से, ठीक है। तो 1934 के द्वारा जो हम लोग का संघ सूची था, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची थे, समवर्ती, ठीक है। जो अनुसूची में डाला गया था इसको अनुसूची 7 में, ठीक है। 3 किसके द्वारा लाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है, ये लाया गया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या आया था, और 1990 पृथक निर्वाचन मुस्लिमों का 1909 में मार्लो जो था, मार्ले अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन क्या होता है वो समझ लीजिए। पृथक निर्वाचन यानी कि मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन, ठीक है, यानी कि वोट पे खड़ा होने का, उम्मीदवार खड़ा होने का अधिकार भी मुस्लिम का ही था और उसमें वोट भी देने का अधिकार केवल मुस्लिम का था, ठीक है। इसी को बोलते हैं पृथक निर्वाचन, क्या बोलते हैं, पृथक निर्वाचन। तो मुस्लिमों के द्वारा पृथक निर्वाचन की कब लाया गया था, 1909 में, ठीक है, 1909 में, ठीक है, लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दिए वो समझ लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था वो पूछ रहा है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं कौन होगा। इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। ली कमीशन कब आया था, जो ली कमीशन था 1924 में आया था। 1924 में आया, इसी के आधार पर
लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, कैसा संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया, जिसको हम लोग यूपीएससी क्या बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसका स्थापना 1926 में। अगर एक्ट पूछेगा देखिए 3 चीज़ है यूपीएससी को लेकर, 3 चीज़ है। अगर एक्ट पूछेगा किस एक्ट के द्वारा, तो 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगर पूछेगा कि कौन सा कमीशन के द्वारा, तो ली कमीशन। कौन सा कमीशन, ली कमीशन। पूछेगा कब किया गया, तो 1926 में, ठीक है, 1926 में। ली कमीशन कब आया, 1924 में एक कमीशन आया था, उसकी स्थापना को लेकर ही। अगर एक्ट पूछेगा तो 1990 में, अगर कमीशन पूछेगा तो ली कमीशन, अगर डेट पूछेगा तो 1926 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसका ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, और देख लेते हैं, ऑप्शन बी सी भी है। क्रिप्स मिशन कब आया, उसके बारे में देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, इसको भंजाया नहीं जा सकता है, ठीक है। ये ऐसा चेक दिया है कि जी पोस्ट डेटेड है, यानी कि चेक का डेट फेल हो गया, इसको भंजाया नहीं जा सकता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन लाने का मेन उद्देश्य था किसी तरह से भारत को मनाकर, और सेकेंड वर्ल्ड वार में किसी तरह से किसको शामिल किया जाए, भारत के लोगों को शामिल किया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था अंग्रेज को, फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने में, ठीक है। इंग्लैंड को सपोर्ट किए थे, तो वही चाह रहे थे, इंग्लैंड दोबारा यही चाह रहा था कि फिर से सपोर्ट करे और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हमको जीत दिलाए। तो क्रिप्स मिशन मेनली उसी के लिए आया था, बाकी उसमें कुछ वैसा नहीं था, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी फ़ायदा के लिए वैसा किया था, ठीक है। ऑप्शन सी हंटर कमीशन, एक हंटर मिशन दिया हुआ है। हंटर मिशन कब आया था, 1882 का था। 1882 में शिक्षा को लेकर था, ये शिक्षा को लेकर, भारतीय शिक्षा को लेकर स्थिति को सुधारा जाए, इसके लिए लाया गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, कैबिनेट मिशन हो जाएगा, क्या होता है, कैबिनेट मिशन, ठीक है। इसी के तहत अब हम लोग को जो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946, ठीक है। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई। देखिए अंतरिम सरकार क्या होता है, अंतरिम सरकार, अंतरिम कहने का मतलब अस्थाई नहीं, अस्थाई, एक अस्थाई भी बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि अस्थाई से कुछ पहले, अस्थाई से कुछ पहले लाया गया था। देखिए कंफर्मेशन के लिए कि जल्दी से हम लोग तत्कालीन, अगर कोई तत्कालीन होता है कोई चीज़, जैसे कि कोई नेचुरल थिंग्स ही होता है, तो उसको तत्कालीन प्रभाव को रोकने के लिए, तो उसी तरह तत्कालीन स्थिति में एक अस्थाई, जिसको अंतरिम सरकार बोलते हैं, स्थायी नहीं था, इसके बाद पूर्ण आया, ठीक है, पूर्ण सरकार के गठन आया, लेकिन सब अंतरिम सरकार के गठन कब आया, तो वो पूछ रहा है अंतरिम सरकार का गठन कब आया। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 में। इसके अध्यक्ष, जो अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया अंतिम सरकार का अध्यक्ष, ठीक है। वो मेन सरकार से जस्ट पहले जो सरकार बनाया गया उसको अंतरिम सरकार बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, जब राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट पे, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहता है। तो इसका क्या होगा, इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो आर्टिकल 253 के तहत जो संसद होता है और राज्य सूची पर कानून बना सकता है। ऐसे संसद राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है, राज्य के जो एमएलए होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन सांसद बनाने के लिए कब होता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो हो जाता है। देखिए राष्ट्रपति शासन यहाँ पर दिया हुआ है, ये राष्ट्रपति शासन आर्टिकल, एक मिनट, जो राष्ट्रपति शासन होता है आर्टिकल 356, देखिए आर्टिकल 356 के तहत और आर्टिकल 365 के तहत, एक मिनट, एक ऐसे कर लेते हैं थोड़ा ऐसे, हाँ, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 दो तरीके से राष्ट्रपति का शासन लगता है, ठीक है। हमारे संविधान में दो तरीके से राष्ट्रपति शासन लगता है, 365 से। जब 356 कब लगता है वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश को पालन नहीं करता है। जब राज्य सरकार इसको पहले देखते हैं, राज्य सरकार केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश को द्वारा पालन नहीं करेगा। केंद्र कुछ कह रहा है उसको सुन नहीं रहा है, बार बार इग्नोर कर रहा है, या जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नहीं कर रहा, तो जो केंद्र के द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं करे, दिए गए निर्देश का पालन नहीं करे,
दिए गए निर्देश का पालन नहीं करे। कौन? राज्य सरकार। तो किसके तहत? 356 के तहत लगता है राष्ट्रीय शासन। अगर राज्य के राज्य के राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अगर राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो 356 और 365 कब? जब राज्य केंद्र के द्वारा, राज्य सरकार केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को पालन नहीं करता है तो 356, और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है 356 कब होगा? जब केंद्र द्वारा राज्य के बात को नहीं माना जाए तब होगा 365, और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो 356। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है। देखिए आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 52 से 61 तक, इतना तक पूरे राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, तो एक याद करने का तरीका आपको बता देते हैं क्या होता है, वो सीक्वेंस को समझ लीजिएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक ट्रिक है, उसको देख लेते हैं। पकानी कोका दुयो दशम 3 चीज़ देख लीजिए। पकानी कोका दुयो दशम, देखिए यहाँ से 52 से शुरू करना है। 52, 53, हर एक जो वर्ड है उसके लिए एक आर्टिकल है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। समझ गए यहाँ तक? पकानी कोका दुयो दशम लिखने में कुछ दिक्कतें हैं, इसके कारण आप सुनिएगा, आवाज़ को 2-3 बार सुनिएगा, पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, अब देखिए जो ए है, इस चीज़ को देखिए, सॉरी, पूरा मिटका ही देते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। जो प था, प का नी को का दुई यो, यहाँ दशम लिख देते हैं, दशम। तो प से राष्ट्रपति का पद। ठीक है, प से एक आर्टिकल आप समझिएगा, 52 से लेकर यहाँ पर 52 से लेकर यहाँ तक क्या 61 तक है। तो प से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद नि से निर्वाचन होता है, निर्वाचन। को से होता है एक कोटा जो होता है, इन लोग को दिया गया है कैसे क्या है, तो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कैसे इसका चुनाव हो, तो एकल संक्रमणीय कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जो वोट देगा वो जितने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे वो सबको वोट देगा, और फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि एकल संक्रमणीय, पहला प्रायोरिटी क्या है वो देखा जाएगा। फिर अगर पहला प्रायोरिटी अगर सेम हो जाता है सबका, तो फिर दूसरा प्रायोरिटी देखा जाए, तो उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, उसके बाद क से कार्यकाल हो जाएगा, कार्यकाल। तो प से पद, क से कार्यपालिका का प्रधान होता है, नि से निर्वाचन हो जाएगा, को से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कैसे उसका चुनाव होता है वो हो जाएगा कार्य, और का से कार्यकाल होगा। दू से दोबारा नियुक्ति, राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है। यो से योग्यता हो जाएगा। दस से योग्यता यानी कि उसके लिए क्या हो, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए वो है, योग्यता हो जाएगा। उसके बाद 10 से दशम यानी कि राष्ट्रपति पद के शर्तें क्या हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, और जो हो जाएगा 10 म से हो जाएगा महाभियोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में एपिचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिचमेंट, महाभियोग। तो 52 से लेकर 61 तक खत्म हो गया। ठीक है, ये 52 से लेकर 61 तक। तो एक 54 में क्या होगा, तो आपको बताए थे 54 पूछ रहा है ना, तो उसको देख लेते हैं। प का नी को पड़ेगा 54 पे, ये हो गया 52, 53, ये हो गया 52, 53, सॉरी 54, ये पड़ा नी यानी कि क्या होगा, निर्वाचन। तो क्या होगा, राष्ट्रपति के पदावती, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो 20 के क्या हो जाएगा, एप्पल, राष्ट्रपति का निर्वाचन आया ना, निर्वाचन नी 52, 53, 54, इसका हो जाएगा। अगर को रहता तो कोट्टा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है गलत कौन है वो चुन रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल बाद में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य का वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित नहीं, दोनों राज्य के।
ठीक है, इसका आंसर सी नहीं हो, सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, कौन सा गलत है, इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, नहीं, उसके अध्यक्ष उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें 21 सी क्या है, गलत है। देखिए देते हैं, जो एक संघ लोक सेवा आयोग, एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, एक होता है राज्य, इसको फ्रेश पे ले लेते हैं यहाँ पर, फ्रेश पेज पे। एक होता है, यहाँ पर चुन लेते हैं ब्रश, एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग, एक संयुक्त से होता है संयुक्त। देखिए बार बार दिक्कत ना करें, एक बार बता देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये राज्य लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग का जो 1919 अभी बताया कुछ देर पहले 1919 एक्ट के तहत आया था। जो राज्य लोक सेवा आयोग का था 1935 के एक्ट के तहत, और जो संयुक्त आया था ये भी आया था 1935 के एक्ट के तहत। जो संघ लोक सेवा आयोग के होते हैं अध्यक्ष, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, कोई में से दो एक कन्फर्म एक होना चाहिए। ठीक है, या तो 6 वर्ष शासन करे, अगर उसी बीच में 65 हो जाए तो फिर उनका रिटायर करना पड़ेगा। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इनको राज्यपाल नियुक्त करता है, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये 6 वर्ष कार्यकाल होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष दो हो जाए, दोनों में से कोई हो जाए। अब इनका भी होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो में से कोई हो जाए। तो सबसे पहला 1998 के तहत संघ लोक सेवा आयोग, 1935 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग 1935 के तहत। इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो हो जाए, 6 वर्ष या 62 वर्ष, इसका होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष। इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इनको राज्यपाल और इनको राष्ट्रपति। अब क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वित्त आयोग के अध्यक्ष और पद, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और पद होता है, पद और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का आदेश के तय होता है। ऑप्शन सी, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। इसमें केवल 1 और 3 कौन विचार की में कौन गलत है, तो ये पहला तो गलत ऐसे ही है। देखो, इनके पद की 2 सदस्य होते हैं, नहीं, इनके एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। कितने, 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष। क्यों, वित्त आयोग। पहले वित्त आयोग जो आर्टिकल है 280, वित्त आयोग कहाँ है, 280, आर्टिकल 280 में। ठीक है, नेक्स्ट ये जो दिया हुआ है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, होती है। ठीक है, हो सकती नहीं, होती है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, पहला जो हम लोग का वित्त आयोग थे, फर्स्ट वित्त आयोग जो थे वो थे केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी। फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अभी वर्तमान देखिए, अभी पद तो खाली नहीं हुआ है, लेकिन अभी 15वें वित्त आयोग के एनके सी थे, उनके बाद नियुक्ति कर दिया गया है। एक पद अभी खाली नहीं हुआ है, लेकिन 16वें वित्त आयोग का नाम अनाउंस हो गया है। जो हम लोग एक करंट अफेयर जान लीजिए, 16वें वित्त आयोग है। 16वें वित्त आयोग का नाम क्या है, अरविंद पनगड़िया का नाम अनाउंसमेंट हो गया है। अरविंद पनगड़िया हम लोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 15वें कौन थे, एनके सी। फर्स्ट कौन थे, केसी नियोगी। क्लियर हो गया, फर्स्ट केसी नियोगी, सेकंड अभी जो 15वें थे वो एनके सी थे, और 16वें जिसका नाम आया है, जिसका नाम है अरविंद पनगड़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, एक बाकी तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सही है, सेकंड सही है इसका स्टेटमेंट। 2023 नंबर, इनमें कौन सा आरबीआई के मौद्रिक नीति को मात्रक उपकरण नहीं है। देखिए, आरबीआई के 2 नीतियाँ होती हैं। ठीक है, एक गुणात्मक नीति, एक गुणात्मक होता है। देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, एक होता है आरबीआई के 2 नीति, एक होता है गुणात्मक नीति, एक होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, और एक होता है मात्रात्मक। जो गुणात्मक में आता है वो कौन कौन, मात्रात्मक में जैसे कि CRR, SLR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये सब होता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, SLR को
सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इसको वैधानिक तरलता अनुपात हिंदी में बोलते हैं, इसको कैश रिजर्व बोलते हैं कि नगद अनुपात जो होता है कैश रिजर्व रेशियो उसको बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होता है, ठीक है, ये सब होता है इसमें। किसमें? मात्रात्मक में। इसमें मात्रा को बढ़ाने घटाने के लिए, मुद्रा के मात्रा को बढ़ाना है, घटाना है, टैक्स को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो ये तो मात्रात्मक है। गुणात्मक में क्या होता है वो देख लेते हैं। जिसके देखिए एक मात्रात्मक में ही एक आएगा आपको खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट भी किस में आता है? ओपन मार्केट भी मात्रात्मक में ही आता है, याद रखिएगा, ठीक है। CRR SLR सब तो आता ही है, ओपन मार्केट भी। गुणात्मक में क्या आता है वो देख लीजिए। ऋण की राशि, ऋण जो है ऋण की राशनिंग करेंगे, ठीक है, ऋण की राशि, उपभोक्ता का ऋण, उपभोक्ता का ऋण, उपभोक्ता का ऋण, ये सब क्या है? गुणात्मक विधि में है। किसमें? गुणात्मक में आता है। और मात्रात्मक में कौन? SLR CLR SLR ये सब आता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा उपकरण आता है? तो इसका हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा? 23 का और डॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉग। 1 2 3 ये भी आता है, भी आता है, भी आता है। देखिए वैधानिक तरलता पर इसको बोलते हैं SLR, क्या बोलते हैं? SLR, सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। इसको बोलते हैं CRR, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट, ओपन मार्केट, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जो किसान संपदा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपको हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। किसका? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री किसान संपदा निधि योजना 2017-18 में लागू हुआ था। कब हुआ? 2017-18, इसके बीच का ड्यूरेशन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM फ्रैम अधिनियम से संबंधित है? जो फ्रैम अधिनियम संबंधित है वो कौन सी समिति है उसके बारे में देखिए। फ्रैम का फुल फॉर्म क्या होता है वो समझ लीजिए। FRB, कभी ये फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एग्जाम में कि फ्रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, वो हो जाएगा। इसका होता है फिजिकल रेस्पॉन्सिबल, सॉरी देखिए इंग्लिश में लिख देते हैं इसका, फिजिकल रेस्पॉन्सिबल बिलिट एंड बजट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबल बिलिट एंड बजट, इसका होता है फ्रेम का फुल फॉर्म, ठीक है। जो ये इसका मेन काम होता है वो समझिए। राजकोषीय घाटे को कम करना, जो हम लोग का राजकोषीय घाटा है सरकार के राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए ये लाया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में देख लेते हैं। अध्यक्ष ही पूछे हैं ना, कौन संबंधित कौन है, तो ये हो जाएगा NKC समिति। कौन सा समिति संबंधित है? NKC समिति इसके बारे में संबंधित है, ठीक है। और देख लेते हैं विजय केलकर समिति का एक मेन PPP मॉडल, ठीक है, ये मेन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? भारत सरकार को सिफारिश कौन करता है MSP के मामले में, वो देख लेते हैं। देखिए MSP होता क्या है, कुछ पिछले ही सीट में आपको बताए थे, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? जब देखिए सरकार ने एक प्राइस तय कर दिया है जो किसानों के लिए। अगर किसान कभी जब क्या होता है कि एक खेत है, मान के चलिए एक खेत है, खेत में कभी जब एक घर है, घर में जैसे कि 10 किलो, इस खेत का अनाज का उपज 10 किलो है, अब उसका 5 केजी खर्चा है, तो 5 केजी जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा? बेचेगा। अगर कोई नहीं लेता है, एक्स्ट्रा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो अगर कोई नहीं लेता है तो सरकार उसको खरीद लेती है, जिसको MSP पे बोलते हैं। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, न्यूनतम समर्थक मूल्य पे, क्योंकि उसको बेकार न हो, अगर किसान को ज़्यादा उपज हो जाता है तो वो MSP के द्वारा सरकार को सीधे बेच देता है, उसी को MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। तो ये किसका है? कृषि लागत या मूल्य उपयोग, कृषि के लागत का मूल्य उपयोग, ठीक है। और सरकार तय कर देती है कि MSP लग गया, इस पर MSP टोटल। अभी जो MSP है, MSP टोटल 23 फसल पे कितने, टोटल 23 क्रॉप्स पे लगता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। वो कौन कौन है? 7 अनाज है, अनाज पे 7 अनाज आता है, जैसे कि हो गया गेहूँ, जौ, ये सब, चावल हो गया। उसके बाद 6 तिलहन है, तिलहन समझते हैं जिसके तेल की प्राप्ति हो, ठीक है, तिलहन है। 5 दलहन है जिससे कि दाल की प्राप्ति हो,
और 5 अन्न है। 5 5 10 और 6 16, 16 7 6 23, ठीक है। और 5 अन्न आते हैं, अन्न में आते हैं, अन्न यानी कि अदर्स में आते हैं। 7 अनाज होता है, 6 तिलहन होता है, 5 दाल होता है और 5 अन्न होता है। कभी कभी इसमें देखता है कौन कौन है इसमें एमएसपी पे नहीं आता है, मिनिमम एमएसपी किस पे नहीं लागू होता है, तो वो आपको नेक्स्ट सेट में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा अभी आगे है तो फिर हम आपको करवा देंगे, अनाज का नाम भी लिखवा देंगे, ठीक है। ऐसे जान लेंगे 7 अनाज हो गया, 6 तिलहन हो गया, 5 दलहन हो गया और 5 अन्न हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? ठीक है। 27 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूमिकर, भूमिकर जो मौर्य समाज में भूमिकर से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्या है। 28 नंबर, कश्मीर के क्षेत्र के इतिहास के संजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के इतिहास का संजीव वर्णन मिलता है हम लोग को राजतरंगिणी में, ठीक है, जिसका राइटर कौन है? कल्हन। कल्हन जो है कश्मीर के इतिहास को पूरा लिखे हैं, राजतरंगिणी बुक में लिखे हैं। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद का रचनाकार कौन था? अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी, अलबरूनी। इसको 11वीं सदी का दर्पण बोलते हैं, 11वीं सदी का दर्पण किसको बोलते हैं? किताबुल हिंद को, जिसका राइटर कौन था? अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। उसके बाद किताबुल रेहला, किताबुल रेहला जो है इब्न बतूता, इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। उसी का बुक का क्या नाम था? क्या किताबुल रेहला। कौन था? किताबुल रेहला। किसका बुक का नाम था? इब्न बतूता के बुक का नाम था, ठीक है। अब तुगलकनामा, तुगलकनामा कौन था? तुगलकनामा के कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके हो जाएंगे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो तुगलकनामा के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों पांचों हो गया। इसका आंसर क्या हो? किताब कश्मीर का राजतरंगिणी जो कल्हन का बुक है, ठीक है, जिसका राजतरंगिणी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? देखिए सिजदा क्या होता है? सिजदा, सिजदा मतलब सिजदा, आपने गाना सुना होगा, मैंने सिजदा किया लाखों दुआएं मांगी। सिजदा मतलब सर झुकाना। क्या होगा? सर झुकाना, सर को झुकाना, राजा के सामने सर को झुकाना होगा, ठीक है, सिजदा। पैबोस क्या होता है? पैबोस, पैबोस होता है पाँव को चूमना, पाँव को चूमना, पाँव को चूमना पड़ता था राजा के सामने। सिजदा और पैबोस, सिजदा मतलब पैर को, सिजदा मतलब सर को झुकाना और पैर को, पैबोस मतलब पैर को चूमना। तो ये चालू किया था बलबन, ठीक है। कौन किया था? बलबन। बलबन जो लौह एक रक्त की नीति, कौन? लौह एवं रक्त की नीति का शुरुआत किसने किया था? बलबन। तो बलबन से एक सिजदा और पैबोस चालू किया। इस सिजदा और पैबोस को खत्म करने वाला, सिजदा और पैबोस को खत्म करने वाला कौन था? उसके बारे में जान लेते हैं कि सिजदा और पैबोस को खत्म कौन किया। शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस को खत्म कर कर चहार ए तस्लीम, चहार ए तस्लीम, पूछेगा कि सिजदा और पैबोस को खत्म कर कर चहार ए तस्लीम का किसने चालू किया? तो शाहजहां ने चालू किया। सिजदा और पैबोस किसने चालू किया? तो बलबन ने चालू किया, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उतबी कौन था? उतबी, उतबी कौन था? उतबी एक इतिहासकार था। कौन सा? एक इतिहासकार था, एक इतिहासकार था, ठीक है। देखिए जब मोहम्मद गजनवी, ये सब जो चार गजनवी के जो शासनकाल में चार थे जो उनके दरबार में रहते थे, जिसका नाम था अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, फिरदौसी जिसको शाहनामा लिखा था, सॉरी फिरदौसी शाहनामा नहीं, नेक्स्ट को एक स्लाइड में कर देते हैं, ठीक है। एक हो गया गजनी की हम देख लेते हैं ना, क्वेश्चन में कितना था? 30, क्वेश्चन नंबर 30। उतबी कौन था? उतबी एक इतिहासकार था। तो इसका देख लेते हैं, अलबरूनी के दरबार में किसके? अलबरूनी रहता था, अलबरूनी हो गया। उसके बाद फिरदौसी हो गया, फिरदौसी हो गया। उसके बाद उतबी हो गया, उतबी हो गया। उसके बाद फ़ारूकी हो गया। सब किसके दरबार में आते थे? मोहम्मद गजनवी। किसके? मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल में। तो उतबी भी उसी में शामिल था। तो एक क्या था? इतिहासकार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, शेरशाह के बारे में कौन सा सत्य है? कौन सा असत्य है? शेरशाह विलग्राम के युद्ध में बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की। ऑप्शन बी, शेरशाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में जारी किया गया था। ऑप्शन सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन डी, शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन ए डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका क्या गलत है? इसका मकबरा दिल्ली में नहीं है, इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम, सासाराम जो बिहार में सासाराम पड़ता है वहाँ पर है इनके मकबरा, ठीक है। तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा? 31 नंबर का
कैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 नंबर का कैट हो जाएगा। कहते हैं बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बेलग्राम का युद्ध 1540। बेलग्राम को बेलग्राम या कन्नौज, अगर कभी भी बेलग्राम की जगह कन्नौज दे देता है, क्या देता है? कन्नौज का युद्ध। क्या देता है? कन्नौज का युद्ध। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तवाद लिखा गया था? क्या लिखा गया था? अमुक्तवाद। अमुक्तवाद मतलब ये देखिए, जैसे कि आप पता होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसके तुलना किसे किया जाता है? कौटिल्य जिसका विष्णुगुप्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अमुक्तवाद की तुलना किया जाता है। जो कृष्णदेवराय जो भारत के दक्षिण में जो थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो हरिहर और बुक्का थे 1336 में हरिहर और बुक्का कौन थे? हरिहर और बुक्का ने स्थापना किया था। तो उसी के एक राजा थे, उसी के क्या थे? राजा थे, जिसका नाम था, क्या नाम था? कृष्णदेवराय। अब देख लेते हैं इनके दरबार में कुछ आए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बारबोसा और डोमिंग पायस देख लेते हैं। पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। ठीक है। देवराय प्रथम के दरबार में देवराय प्रथम थे, इनके दरबार में देवरादित्य पहले देख लेते हैं। देवरादित्य के दरबार में जो आया था अब्दुल रज्जाक, जिसको इन्हीं को देवरादित्य को प्रोढ़ बोलते हैं। प्रोढ़ देवराय के नाम से कौन आया था? देवराय द्वितीय। इनके दरबार में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था इनके शासनकाल में। ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। राम राय, ऑप्शन अच्युत देवराय के बाद बना था राम राय। ठीक है। अच्युत देवराय के बाद राम राय बना था। ठीक है। इसी के बीच में हुआ था युद्ध, जिसका नाम था 1565 ईस्वी में 1565 में ही हुआ था, जिसको हम बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध, राजती तंगड़ी का युद्ध, यानी कि 3 नाम। 1565 में एक निर्णायक युद्ध था, जो विजयनगर साम्राज्य और 4 राजाओं विजयनगर साम्राज्य, एक तरफ विजयनगर था, उसमें शासन कौन था? राम राय। विजयनगर के कौन था? राम राय। अच्युत देवराय के बाद और जो राम राय शासक बने थे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के शासक बहमनी जब 4 भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? 4 भागों में। ठीक है। एक था अहमदनगर, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद गोलकुंडा और लास्ट में था विदर। तो ये 4 भागों में टूट गया। तो इन चारों ने मिलकर किसके विरुद्ध, जो विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ा। ठीक है। जिसका नाम था राजती तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, और क्या नाम बोलते हैं हम लोग को? तालीकोटा, राजती तंगड़ी और बन्नीहट्टी का युद्ध 1565 में। ठीक है। जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप समझ गए क्या क्या था। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन इनमें किसने किया था? ठीक है। इनका शासनकाल देखते हैं, टोटल देखते हैं कौन कितना किया। 38 साल बहलोल लोदी किया था, 36 साल फिरोज शाह तुगलक किया था, अलाउद्दीन खिलजी 20 साल और मोहम्मद बिन तुगलक जो था 26 साल। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? 38 साल बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का ही बना होता है, तो प्रोटीन सबसे मात्रा में अधिक पाया जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। कहाँ होता है? ग्रेना और स्टोमा 2 भाग होता है। ठीक है। इसमें ग्रेना में होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोफाइट क्या होता है? वे पौधे जो बहुत अधिक मलमय स्थान पे उगते हैं। ठीक है। वे पौधे जो शुष्क वाय स्थान पे उगते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, वे पौधे जो न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगह पे उगते हैं। ऑप्शन डी, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? हेलोफाइट जो लवण वाली, ठीक है, लवण वाली जो साल्टी जगह होता है वहाँ उगते हैं। ठीक है। वे पौधे जो शुष्क स्थान पे उगते हैं, इसको मरुद भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरुद भित्ति। इसको जीरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जो शुष्क पे उसको बोलते हैं और जो लवण वाले में उगते हैं उसको बोलते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। नेक्स्ट, इनमें कौन सा टेस्ट एड्स के लिए
किया जाता है। ठीक है, एड्स के लिए कौन कौन, एड्स के लिए दो होता है, पीसीआर होता है और एक होता है एलिसा। ठीक है, एक पीसीआर एक एलिसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीसीआर और एलिसा दोनों। तो 37 का हो जाएगा, 37 का आपको हो जाएगा डी। 37 का हो जाएगा डी। 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। अच्छा, तो एक और ऑप्शन जो है ना रीपा, सॉरी हाँ, एक रीपा भी होता है, रीपा पीसीआर और एलिसा, यानी तीनों हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा रुधिर वर्ग प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। देखिए जो ए बी होता है, ए बी जो होता है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही, यानी कि सबसे ले सकता है। सर्वग्राही का मतलब होता है सबसे, वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। और ओ जो होता है, ओ इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर यानी कि डोनेट, किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो ये जो होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसमें ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो ए बी में। इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं और ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, इसको वो को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी एक नहीं है। देखिए डीपीटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं, अपने आप बता क्या इसमें होगा। डी से होता है डिप्थीरिया, पी से परट्यूसिस को हम लोग काली खांसी बोलते हैं, और टी से होता है टिटनस। क्या होता है, टिटनस। ठीक है, टी से होता है टिटनस। तो पूछ रहा है इसमें से कौन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पीलिया नहीं होता है। डीपीटी में पीलिया नहीं होता है। पीलिया हम लोग पीलिया का एक और नाम बोलते हैं जॉन्डिस, इसको जॉन्डिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। नेक्स्ट 39 नंबर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक कणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आवेश जो होता है हीलियम का जो होता है 2, एटॉमिक नंबर जो होता है 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। तो एक अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हीलियम के कितने 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा, 2 प्रोटॉन के बराबर इसका जो होता है आवेश होता है 2 प्रोटॉन। इसका प्रोटॉन यानी कि इसको प्रोटॉन को हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा तो एटॉमिक मास इसमें होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होगा एटॉमिक मास में, और प्रोटॉन केवल बोलेगा तो एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के किस गति के नियम का बल का व्यंजन प्राप्त होता है। देखिए न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, जिसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, दोनों बोलते हैं, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। इससे क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। ठीक है, बल का परिभाषा प्राप्त होता है फर्स्ट से। सेकंड से क्या होता है वो देख लेते हैं। सेकंड से तो होता है एफ बराबर एम ए, यानी कि यहाँ जो बोल रहा है व्यंजन यानी कि फार्मूला, जो फार्मूला होता है बल का, यानी कि व्यंजन प्राप्त होता है ए बराबर एम ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो थर्ड होता है, थर्ड इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन, यानी कि क्रिया का जस्ट विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसमें, ऑप्शन सी में विपरीत प्रतिक्रिया। अब देखते हैं 42 नंबर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या पूछा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम आदि पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है। देखिए सिलिकॉन एल्युमिनियम जो पदार्थ होते हैं, ये जितने भी पदार्थ हैं अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अर्धचालक। ठीक है, न ज़्यादा चालक का गुण न ज़्यादा अचालक का गुण, तो कुचालक का गुण, अचालक नहीं कुचालक का गुण, तो इसको अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, इनको जैसे ही हम लोग ताप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनका प्रतिरोध क्या होता है, घटते जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध घटते जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा बॉल, 42 का हो जाएगा बॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होती है। पोलेनियम कैसा तत्व है, इसका समस्थानिक बहुत ज़्यादा होता है, 42। कितने, 42 समस्थानिक होते हैं। देखिए समस्थानिक संभारिक दो चीज़ें समझ लीजिए। समस्थानिक जिसको बोलते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो। देखिए परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक इसको बोलते हैं आइसोटॉप। एक होता है आइसोबार, इंग्लिश पूछता है ज़्यादा, हिंदी नहीं इंग्लिश पूछता है। आइसोबार समभारिक होता है,
समभारिक, आइसोटोप, समस्थानिक। देखिए समस्थानिक क्या होता है, जिसका समस्थानिक, जैसे कि आपको पता होगा समस्थानिक जो हाइड्रोजन का देख सकते हैं, हाइड्रोजन का H1 H2 H3 हो गया ना, इसको बोलते हैं प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, टाइट्रियम। प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, टाइट्रियम, यानी कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, जिसके परमाणु संख्या देखिए आपको, सॉरी गलती लिखा गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सॉरी, H1 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 3। तो एक क्या है, इसका परमाणु संख्या क्या हो दिख रहा है, सब जगह एक है, सब जगह एक है, तो एक क्या होगा, समस्थानिक। इसका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसको दिखाता है, परमाणु संख्या जो होता है किसी भी एटम का स्थान को दिखाता है, तो क्या हो जाएगा, समस्थानिक, यानी कि सब में क्या है, H1 ठीक है, परमाणु संख्या। तो एक हो जाएगा आइसोटॉप हो जाएगा, आइसोटॉप हो जाएगा, एक क्या है, आइसोटॉप है। लेकिन जिसका परमाणु भार समान हो, जैसे कि एक क्या है, देखिए एक कार्बन ली है, कार्बन का 6, ठीक है, यहाँ पर 12, ये भी 12 हो, लेकिन ये क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो क्या होगा, इसका क्या हो गया, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, तो क्या हो गया, 12 दोनों समान हो गया, क्या ही समान हुआ, तो इसको बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक, यानी कि दोनों का भार समान हो, एटॉमिक वेट समान हो, इसको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार। समझ में आया, आइसोबार मतलब समभारिक, आइसोटोन मतलब समस्थानिक। तो यही पूछा था किसका समस्थानिक ज़्यादा होता है, यानी कि परमाणु संख्या समान हो और उसका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, तो ये क्या होता है, इसमें पोलोनियम का सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का आपको बता दिए, प्रोटियम, ड्यूटियम, टाइट्रियम, 3 वो होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने पे क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन है H, और जलाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में चलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O, तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ऑप्शन ए। सोचने वाली बात है, H2O क्या, किसको बोलते हैं, H2O यानी कि पानी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन एक नैनो प्रतिरूप होता है, किसका, नैनो प्रतिरूप, कार्बन का जो कार्बन होता है, जैसे कार्बन का एक प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप यानी कि उसी का रूप का नैनो यानी कि जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको होता है ना, तो जो डेसी होता है, सेंटी होता है, मिली होता है, माइक्रो, नैनो, पिको, तो 10 के पावर 1, -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, ऐसा माइनस में होता है, ठीक है। जो डेका, हेक्टा, किलो, गीगा, जो टेरा होता है, बेटा होता है, ये सब क्या होता है, ये सब 10 के पावर प्लस में होते जाता है। तो बोल रहा है कि नैनो यानी कि 10 के पावर डेसी, सेंटी, मिली, तो क्या हो, नैनो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, माइक्रो, नैनो यानी कि नैनोमीटर में होता है, कितना छोटा आप समझ सकते हैं, माइनस पावर में इसका चल जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ऑप्शन बी। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ब्लड डोनर डे, कब विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 14 जून। कब हो जाएगा, 14 जून। देखिए इसमें कुछ डेट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। 46 का हो जाएगा डी, 46 का डी। इसमें देख लेते हैं क्या होगा, 12 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व बाल श्रम दिवस। विश्व बाल श्रम दिवस जो होता है, विश्व बाल श्रम, 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस, विश्व बाल श्रम दिवस। 14 जून का देख लिए, 9 मई और 7 मई, ठीक है। 9 मई को हम लोग देखते हैं, 7 मई को होता है वर्ल्ड, 7 मई को होगा वर्ल्ड एथलेटिक डे। वर्ल्ड एथलेटिक डे कब होता है, 7 मई को होता है। और 12 जून को क्या होता है, विश्व बाल श्रम दिवस। और 14 जून को क्या होता है, विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि ब्लड डोनर डे। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 जून। क्या हो जाएगा, 14 जून। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो देख लेते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपको हो जाएगा गांधीनगर, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ हो जाएगा, पणजी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। उसके बाद ऑप्शन सी कहाँ हो जाएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर, कहाँ हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली, कहाँ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो वन का ए का वन कहाँ है, 47। बी का 4 पणजी, राष्ट्रीय समुद्र, तो पणजी, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 47 नंबर का डॉग। क्या हो जाएगा, डॉग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पंचरात्र का संबंध किससे है, किस धर्म से। देखिए हिंदू धर्म में जब 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में थर्ड शताब्दी चल रहा था, 3rd शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में हिंदू धर्म में 2 व्यक्ति हैं, एक नारायण को मानने वाले, एक विष्णु को मानने वाले, ठीक है। जो विष्णु के मानने वाले थे ना, वो पंचाक्षर, क्या, 5 अक्षर यानी कि 5 रत्न यानी कि 5 रात्र
पांच रात एक कहानी है, पांच रात का संबंध किस धर्म से? पंचायत वैष्णव धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम है ये जो है ना पंचरात। ये जो पंचरात है, जो वैष्णव को मानने वाले, हिंदू धर्म में जो वैष्णव को मानने वाले, ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख ग्रंथ है किसका? वैष्णव समुदाय का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। देखिए नोबेल प्राइज स्टार्टिंग में सबसे पहले मिलने वाले 1930 में जो हम लोग के साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को, किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1930 में किसके लिए? गीतांजलि बुक के लिए मिला था। ठीक है, 1930 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। और देख लेते हैं उसके बाद किसको मिला? सीवी रामन को आपको मिला 2009 में। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला 1983 में। हरगोविंद खुराना को मिला 1968 में। और वेंकट न्यायपोल को, BS न्यायपोल को मिला 2001 में। तो ये पूछा है कि किस रसायन क्षेत्र में, तो नोबेल प्राइज जो रसायन क्षेत्र में मिला था 49 को रमन इफेक्ट का खोज करने के लिए, किसका, कौन सा इफेक्ट? रमन इफेक्ट। तो वेंकट रामन का रमन इफेक्ट के खोज करने के लिए कब मिला? 2009 में, 2009 में मिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वह किस राज्य की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। तो कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताइए। और एडिटोरियल टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन हमने करवा दिया। नेक्स्ट डे टेस्ट नंबर 4 कराएगा। धन्यवाद।